हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा भटनेर आईएएस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटिक्स की करंट अफेयर के सेगमेंट के अंदर हमने एक क्लास पूरी कर ली थी, जिसमें हमने जाना था 2021-22 के अंदर हुए इम्पोर्टेंट संविधान संशोधनों के बारे में। और आज हम जानेंगे भारतीय संसद के द्वारा 2021 के अंदर बनाए गए वो सभी कानून जिन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। साथ ही साथ हम उन कानूनों के बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे जो बने तो बहुत पहले से हुए थे, लेकिन जिनके बारे में संशोधन किए गए हैं 2021-22 के अंदर। तो हम उन सभी कानूनों की एक ब्रीफ नॉलेज हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए जितने इम्पोर्टेंट है उतना लेवल का हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आज के पहले कानून की तरफ, जिसका नाम है अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। 2021 के अंदर ये लाया गया कानून है, नया कानून है अधिकरण सुधार अधिनियम। अधिकरण आप जानते हैं, अधिकरण को ट्रिब्यूनल भी बोला जाता है, ट्राइब्यूनल। आपने शायद आपकी जो क्लास है इंडियन पॉलिटी की उसके अंदर ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ लिया होगा कि अधिकरण क्या होते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ लोगे। थोड़ा बहुत आइडिया मैं देता हूं कि अधिकरण होता क्या है। अधिकरण जैसे कोर्ट हमारे पास है ना, कोर्ट तो जितने भी मैटर हैं सारे मैटर के बारे में जजमेंट सुनाती है, मामले सुनती है। लेकिन यदि मान लो कि स्पेशल मैटर हमारे पास है, उस स्पेशल मैटर के लिए हमें यदि डिसीजन देना है तो स्पेशल टाइप के मैटर के लिए हमने एक अलग से कोर्ट बना दिया। ये सेमी कोर्ट होता है, अलग से एक अर्ध न्यायिक संस्था हमने बना दी है जो केवल एक विशेष प्रकार के मामलों की ही सुनवाई करती है। इसलिए इसे कहा जाता है ट्रिब्यूनल, या यह एक, देखो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अर्ध न्यायिक क्यों है? क्योंकि उसको केवल एक ही तरह के मामलों के अंदर सुनवाई करने का अधिकार है तथा उसके पास उतनी शक्तियां नहीं होती हैं जितनी हमारे न्यायालय के पास आती है। इसलिए इसे क्या कहा गया भी, यह एक अर्धन्यायिक निकाय होता है। इसके क्यों बनाया जाता है इसको बनाने का रीजन है कि एक तो न्यायपालिका के पास काम बहुत बढ़ जाता है। जब न्यायपालिका के पास काम बढ़ जाता है तो स्पेशल टाइप के मामलों को अलग करने के लिए एक निकाय बना दिया जाता है, अधिकरण बना दिया जाता है। जैसे एग्जांपल यदि मैं दूं तो आपने सुना होगा, एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी दिल्ली के अंदर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको हम बोलते हैं। तो जितने भी प्रदूषण से संबंधित मामले हैं अब एनजीटी सुनता है। तो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा काम, जो प्रदूषण से संबंधित मामले लगातार आते रहते थे, वो हमारे पास क्या हो चुका है, भी कम हो चुका है। तो पहला काम ये क्या करते हैं, न्यायालय की कार्यभार को कम करते हैं। और दूसरा काम ये क्या करते हैं भी, ट्रिब्यूनल के अंदर जो विषय विशेषज्ञ होते हैं इनकी सेवाएं ली जाती है। भाई कोर्ट के अंदर जज साहब होंगे, जज साहब तो कानून के ज्ञाता हैं। अब मान लो एनजीटी की यदि बात करता हूँ, मान लो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई मामला आ गया, कोई ऐसा मामला आ गया कि गंगा नदी की, यमुना नदी के जल के अंदर जो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो जज साहब को बेचारे को क्या पता, वो तो क्या करेंगे, विषय विशेषज्ञों की सलाह लेंगे, यार इसका फायदा है कि नुकसान है। लेकिन यदि एनजीटी की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो पैनल बिठाया जाएगा उसके अंदर एक व्यक्ति हमारे पास ऐसा होगा जो खुद विषय विशेषज्ञ ही होगा उस मामले का। तो इसका हमें फायदा एक तो हो गया, कोर्ट को भार कम हो गया। दूसरा फायदा ये हो गया कि यहाँ पर जो सुनवाई है विषय विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है, तो हम मानते हैं कि जो जजमेंट आएगा थोड़ा अच्छा जजमेंट आएगा। तो इसका ये दूसरा फायदा हमारे पास हो जाता है। जो अधिकरण है हमारे पास मूल संविधान के अंदर नहीं थे, लेकिन बाद में हमने संशोधन किया और भारतीय संविधान के अंदर दो नए आर्टिकल जोड़े, 323A और 323B। 323A जो है वो बात करता है प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कोई यदि हमें अधिकरण बनाना है उसकी बात करता है 323A। और यदि इनके अलावा यदि अन्य मामलों में अधिकरण हमने बनाना है तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है 323B। मतलब कि अधिकरण हमारे पास संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक बॉडियां हैं। ये तो था अधिकरण होता क्या है, इसका मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया। अब हम चर्चा करते हैं अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के अंदर क्या मुख्य प्रावधान रखे गए थे। तो 2021 तक यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास बहुत ज्यादा अधिकरण बने हुए थे। इतने ज्यादा अधिकरण बने हुए थे कि इनका जो मेंटेनेंस है, इनका रख रखाव जो है, इनका जो आउटपुट है, जितना हम चाह रहे थे उतना अच्छे से नहीं आ रहा था। इसलिए केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए नया अधिनियम लाया था। ये
ठीक है। कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला काम किया, मौजूदा निकायों का विघटन कर दिया। बहुत से ऐसे अधिकरण थे जो हमारे पास फालतू के अंदर ही बने हुए थे, जिनका बहुत ज्यादा काम नहीं था, या मैं ये कह दूं जिनके पास साल के अंदर मुश्किल से ही 1 या 2 ही मामले आते थे। तो ऐसे अधिकरण को रख के करना भी क्या, तो सरकार ने क्या किया है, जो हमारे पास कम यूज के अधिकरण थे उन अधिकरणों का विघटन कर दिया तथा उनके जो काम थे वो किसी दूसरी संस्था को दे दिए, चाहे हाई कोर्ट को दे दिए हो या किसी दूसरे कोर्ट को दे दिए हो या किसी दूसरे अधिकरण को ही दे दिए हो। तो पहला काम तो ये किया गया है कि जो कम हमारे पास महत्व के अधिकरण थे उन सभी को क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। दूसरा काम क्या किया गया भाई, मौजूदा निकायों का विलय कर दिया गया। यदि हमारे पास कोई 2 ऐसे अधिकरण थे जो एक जैसा ही काम कर रहे थे, है ना, तो एक जैसा ही काम करने वाले 2 अलग अलग अधिकरणों को क्या कर दिया गया भाई, विलय कर दिया गया है। मतलब कुल मिला के अधिकरणों की संख्या को कम करने का प्रयास किया गया है, कुछ को हटा दिया गया, कुछ को क्या कर दिया गया, आपस के अंदर मर्ज कर दिया गया। अब बाकी जो अधिकरण बचे उनकी आउटपुट हमारे लिए सही आई, उसके लिए क्या किया गया भाई, एक संस्था का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम रखा गया है खोज सह चयन समिति। कौन सी समिति भाई, खोज सह चयन समिति। अब ये खोज सह चयन समिति क्या चीज है, इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा जो भी हम अधिकरण बनाने वाले हैं उस अधिकरण का अध्यक्ष हमें किसको बनाना है, उस अधिकरण के अंदर सदस्य कौन कौन होंगे, इसके नाम की सिफारिश कौन करेगी भाई, हमारे पास खोज सह चयन समिति करेगी। ताकि यदि हमने अच्छा अध्यक्ष बनाया है और अच्छा यदि हमने सदस्य बनाया है प्राधिकरण का या अधिकरण का, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी या जो उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं, डिसीजन मिलने वाले हैं, वो हमारे पास क्या होंगे भाई, बेटर होंगे। तो अधिकरणों की जो आउटपुट है उसको सुधारने के लिए ये 3 तरह के सुधार किए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि खोज सह चयन समिति जो है इसके अंदर कौन कौन मेंबर होंगे। तो खोज सह चयन समिति के अंदर हमारे पास 5 मेंबर होंगे। एक तो उसके अंदर अध्यक्ष होगा, और जो अध्यक्ष होंगे वो या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे न्यायाधीश को कह देंगे कि आप इसके क्या बन जाओ भाई, अध्यक्ष बन जाओ। या तो खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य न्यायाधीश होगा। पहली बात तो ये तो है कि किसकी हम बात करें भाई, खोज चयन सह समिति के अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, समिति के अंदर मेंबर कौन कौन होंगे। समिति के अंदर एक मेंबर तो होगा जुडिशरी से, जो कौन हो सकता है भाई, या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हो सकते हैं। एक तो जुडिशरी का मेंबर हो गया, पहली बात तो ये। 2 मेंबर हमारे पास होंगे केंद्र सरकार के द्वारा नामित सचिव, कि नहीं भी 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, नॉमिनेटेड 2 मेंबर होंगे। और एक मेंबर हमारे पास होगा वो पदेन सदस्य होगा। कौन होगा भाई, पदेन सदस्य होगा। पदेन सदस्य का मतलब क्या होता है कि आप किसी पद के ऊपर पहले से हो, इसलिए आप किसी दूसरी जगह पर सदस्य बनाए गए हो। तो एक मेंबर हमारे पास क्या होगा, पदेन सदस्य होगा। और पदेन सदस्य कौन होगा, जिस भी मंत्रालय के अधीन हम ट्रिब्यूनल बनाने जा रहे हैं उस मंत्रालय का जो सचिव है ना, वो इसका क्या होगा भाई, पदेन सदस्य होगा। इस सचिव को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इस कमेटी की मीटिंग होगी उस कमेटी की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, लेकिन यदि कभी ऐसा मामला आ जाए जिसके ऊपर वोटिंग करवानी पड़ जाए तो इसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट देने का अधिकार इनको भाई नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है। तो इस समिति के अंदर हमारे पास मेंबर कौन कौन है इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो समिति बनाई गई है खोज सह चयन समिति, इसकी जो पात्रता क्या है तथा इसके लिए कार्यकाल क्या है, इनके जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल क्या है। पात्रता जो है ये हमारे पास और कोई पात्रता डिसाइड नहीं की गई है। पात्रता केवल ये बताई गई है कि आपकी कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए भाई, 50 साल की होनी चाहिए। देखो, अध्यक्ष जो है उसकी पात्रता तो पता ही है कि वो क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए, फिक्स हो गई। एक हमारे पास जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, वो पता ही है कि न्यायाधीश होना चाहिए। बाकी जो ये बच गए ना, 2 लोग बच गए जिनको नामित किया जाना केंद्र सरकार की, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी कम से कम उम्र क्या होनी चाहिए, 50 साल की होनी चाहिए। 50 साल से कम के व्यक्ति को खोज सह चयन समिति का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। यदि हम टेन्योर की बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं, तो कार्यकाल दोनों का ही 4 साल है। चाहे अध्यक्ष की बात करें उसका कार्यकाल भी 4 साल होगा, चाहे सदस्य की बात करें उसका कार्यकाल भी क्या होगा भी 4 साल होगा। लेकिन दूसरी बात लिखी गई है मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु,
जो अध्यक्ष है वो ज्यादा से ज्यादा 70 साल की आयु तक पद पे रह सकता है और जो सदस्य है वो ज्यादा से ज्यादा 67 साल की आयु तक क्या रह सकते हैं भाई, पद के ऊपर रह सकते हैं। उसके बाद है कि आपने पात्र बना तो दिया, उनको अध्यक्ष बना दिया, सदस्य बना दिया, लेकिन अब आप चाहते हो कि उनको हटाना। यदि आप उनको हटाना चाहते हो तो कैसे हटाओगे? हटाने के लिए भी केंद्र सरकार हटाएगी। और कैसे हटाएगी भाई? खोज सह चयन समिति की सिफारिश के आधार पर इनको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। तो ये हमारे पास पहला अधिनियम था जो अधिकरणों की आउटपुट को बढ़ाने के लिए लाया गया था और इसमें 3 तरह के हमारे पास सुधार किए गए थे। अब हम चलते हैं दूसरे कानून की तरफ जो हमारे पास है ड्रोन नियमावली 2021। ड्रोन से आप भली भांति परिचित है, आज के टाइम में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो ड्रोन के नाम को नहीं जानता हो। लगभग हर क्षेत्र के अंदर ड्रोन का हमारे पास उपयोग किया जा रहा है। रिसर्च के क्षेत्र के अंदर बात करूं, सुरक्षा के क्षेत्र के अंदर बात करूं, डिफेंस के क्षेत्र के अंदर बात करूं, युद्ध में हम बात करें या कहीं पर हमें कुछ खोजना है, तत्व खोजने हैं, आयरन खोजना है, कुछ भी खोजना है, वहां पर भी ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी जगह पर जहां पर इंसान का जा पाना पॉसिबल नहीं है वहां पर हम क्या भेज देते हैं भाई? ड्रोन भेज देते हैं। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन का यदि मैं आम भाषा के अंदर बात करूं ना, साधारण भाषा के अंदर, तो उसको हम बोल सकते हैं मानव रहित यान। ऐसा यान जिसके अंदर मानव नहीं है, मानव रहित यान। ये जो ड्रोन है ये क्या होते हैं भाई? रिमोट के द्वारा संचालित होते हैं। मानव नहीं है, इंसान नहीं है इनके अंदर, तो ये कैसे संचालित होते हैं भाई? रिमोट के द्वारा इनका क्या किया जाता है भाई? संचालन किया जाता है। तो ड्रोन का अत्यधिक उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ड्रोन को उड़ाने के लिए नियम बना दिए गए भी, कुछ न कुछ आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप अंतरिक्ष में उड़ाते हो तो जैसे हमें रोड पे चलने के लिए नियम हमारे पास है, मोटर व्हीकल अधिनियम है, इसी तरह से हवाई जहाज उड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो उनके लिए नियम है। तो ड्रोन भी तो अब अंतरिक्ष में उड़ेगा तो उसके लिए भी कुछ न कुछ हमारे पास नियम होने चाहिए। तो नियम क्या है? जारी किए गए हैं। कौन से विभाग के द्वारा? नागर विमानन मंत्रालय, जो हमारा एयर डिपार्टमेंट होता है वो यही मंत्रालय भाई हमारा नागर डिपार्टमेंट मंत्रालय। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके हमारे पास क्या है भाई? मंत्री है। मार्च 2021 के अंदर क्या किए थे भाई? इन्होंने नियम बनाए थे। उद्देश्य क्या था? मानव रहित उड़ान को आसान बनाना। दूसरा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है? ये एक ऐसा मानचित्र है जो हमें ये बताएगा कि कहां पर आप ड्रोन उड़ा सकते हो, कहां पर आपको ड्रोन उड़ाना है, बिल्कुल सेफ जोन है, और कहां पर आप ड्रोन उड़ा तो सकते हो लेकिन कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशन के साथ उड़ा सकते हो। तो पूरे जो हमारा स्पेस है उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग है ग्रीन जोन। ग्रीन जोन के अंदर आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के भी ड्रोन उड़ा सकते हो। दूसरा है येलो जोन। येलो जोन के अंदर आप ड्रोन उड़ा तो सकते हो लेकिन कुछ एक शर्तें आपके पास होगी, कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस आपके पास होंगी, उनके तहत आप ड्रोन उड़ा सकते हो। और तीसरा हमारे पास है रेड जोन। रेड जोन के अंदर तो आप उड़ा ही नहीं सकते। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो ड्रोन उड़ाने वाले हैं उनको ड्रोन उड़ाने में आसानी हो सके और किसी भी तरह की दिक्कत हमें नहीं उनको आए और न ही दूसरी संस्थाओं को दिक्कत आए, किसी भी तरह की डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो ड्रोन नियमावली हमारी है इसके अंदर मुख्य प्रावधान क्या किए गए हैं। तो सबसे पहला प्रावधान किया गया है कि यदि आप ग्रीन जोन के अंदर अगर आप ग्रीन जोन के अंदर अपना जो ड्रोन है उसको उड़ाते हो तो ग्रीन जोन के अंदर 400 मीटर की ऊंचाई तक, 400 फीट सॉरी भाई, यदि आप 400 फीट की ऊंचाई तक यदि आपने ड्रोन उड़ाना है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आपको कोई भी परमिशन नहीं लेनी है। लेकिन यदि आपको 400 फीट की ऊंचाई से ज्यादा की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाना है तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। पहला तो ये। दूसरा, यदि कोई भी हवाई अड्डा है और हवाई अड्डे के आसपास का एरिया 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की परिधि, भी हवाई अड्डे की बिल्कुल पास की बात नहीं है, हवाई अड्डे से 12 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर तथा 12 किलोमीटर का जो परिधि हमारे पास सर्किल बनता है उस एरिया के अंदर यदि आप ड्रोन उड़ाते हो तो आप केवल 200 फीट तक की ऊंचाई पर बिना परमिशन के उड़ा सकते हो। यदि आपको 200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाना है तो आपको क्या लेनी पड़ेगी भाई? अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये हमें 2 ऐसे जोन बता दिए गए जहां पर आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। ग्रीन जोन के अंदर 400 मीटर से नीचे उड़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना परमिशन उड़ा सकते हो। दूसरा क्या है भाई?
हवाई अड्डे हैं और हवाई अड्डे के आसपास 8 से लेके 12 किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर यदि आप 200 मीटर से नीचे नीचे ड्रोन उड़ाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ड्रोन उड़ा सकते हो, आपको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। तीसरा क्या प्रावधान किया गया है कि अति सूक्ष्म ड्रोन। देखो ड्रोन को ना 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है अति सूक्ष्म ड्रोन। यदि 250 ग्राम से भी कम का आपका ड्रोन है ना तो उसे हम कहेंगे अति सूक्ष्म ड्रोन, जिसको हम नैनो ड्रोन भी कहा जाता है, बहुत ही छोटा ड्रोन। दूसरा हमारे पास है सूक्ष्म ड्रोन। सूक्ष्म ड्रोन होता है यदि आपका ड्रोन जो है 25 किलोमीटर तक का 2 किलोग्राम तक का यदि आपका ड्रोन है तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, सूक्ष्म ड्रोन कहेंगे, या जिसको कहा जाता है स्मॉल ड्रोन। सूक्ष्म को क्या कहते हैं भाई, स्मॉल ड्रोन। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है मीडियम ड्रोन। मीडियम ड्रोन का मतलब है यदि आपका जो ड्रोन है वो 25 किलो तक का है, 2 किलो से लेके 25 किलो तक आपके ड्रोन का यदि भार है तो उसको हम मीडियम ड्रोन कहते हैं। और चौथी कैटेगरी हमारे पास होती है लार्ज ड्रोन। लार्ज ड्रोन के अंदर क्या भार कितना होता है भाई, 25 प्लस यदि आपके ड्रोन का भार है तो उसे हम क्या कहेंगे, लार्ज ड्रोन कहेंगे। तो तीसरी जो हमारे पास प्रावधान किया गया वो कहा गया है कि यदि आप कोई सूक्ष्म ड्रोन, अति सूक्ष्म ड्रोन जो है वो उड़ाते हो, या यदि आप कौन सा ड्रोन उड़ाते हो भाई, सूक्ष्म ड्रोन उड़ाते हो, मतलब कि 2 किलो से कम तक का यदि आप ड्रोन उड़ाते हो, ड्रोन के भार की बात कर रहा हूं भाई, यदि आपके ड्रोन का भार 2 किलो से कम है तो उसके संचालन के लिए पायलट को किसी भी तरह का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 2 किलोग्राम से ज्यादा का यदि आप ड्रोन उड़ाते हो, मीडियम ड्रोन उड़ाते हो आप या लार्ज ड्रोन उड़ाते हो, तो उसके लिए पायलट को क्या लेना पड़ेगा भाई, लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के पायलट ड्रोन को नहीं उड़ा सकता। तो आपने देखा होगा ना, ये जो मूवी स्टूडियो वाले होते हैं, फोटो जो खींचने वाले होते हैं विवाह शादियों के अंदर, ये ड्रोन उड़ाते हैं, लेकिन उनके पास जो ड्रोन होता है वो 2 किलोग्राम से कम का होता है, इसलिए उनको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। और वो 400 फीट से ज्यादा भी नहीं उड़ाते हैं भाई, वो नीचे ही, वो तो मुश्किल से क्या है भी 50 फीट जाते होंगे, वो भी मुश्किल से जाते होंगे, इतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर वो नहीं जाते हैं। तीसरा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन क्या है भाई, यदि आप अनुसंधान के लिए और विकास कार्यों के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यदि अनुसंधान और विकास के लिए यदि ड्रोन का संचालन किया जा रहा है तो वहां भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। पहले 2 हमने पॉइंट देखे जहां पर आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और अब 2 जो पॉइंट है हमारे पास, तीसरा और चौथा पॉइंट, ये जो पॉइंट बताते हैं कि आपको कब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कि यदि भारत के अंदर कोई कंपनी है जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, और कंपनी कौन सी है भाई, विदेशी कंपनी है, जिसका मालिकाना हक तो किसी विदेशी व्यक्ति के पास है, लेकिन कंपनी रजिस्ट्रीकृत कहां पर है, रजिस्टर्ड कहां पर है, भारत के अंदर है, तो ऐसी कंपनी ड्रोन का संचालन कर सकती है। उसके ड्रोन के संचालन करने पे किसी भी तरह का प्रतिबंध भारत में नहीं लगाया गया है। और चौथा है, यदि आपने ड्रोन का व्यापार करना है, ड्रोन का व्यापार करना है, या ड्रोन के किसी भी सामान का व्यापार करना है, केवल ड्रोन का ही नहीं, ड्रोन के किसी भी सामान का, ड्रोन के कल पुर्जों का भी यदि आपने व्यापार करना है तो आप फ्री व्यापार नहीं कर सकते हो। भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है ना, विदेश महानिदेशालय है, उसके द्वारा आपके व्यापार को कंट्रोल किया जाएगा। मतलब ड्रोन को यदि मंगवाना है, लेके जाना है, आपको कहीं भेजना है या लाना है, तो आपको विदेश मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन देगा तभी आप ड्रोन मंगवा सकते हो, तभी आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ये ड्रोन के बारे में कुछ एक हमारे पास नियम बना दिए गए हैं। उसके बाद है उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र। आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि आप उड़ान कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र की आपके पास एबिलिटी है उड़ाने की या नहीं उड़ाने की। सेम इसी तरह से मैं कह सकता हूं कि लाइसेंस के समान ही है, तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा भाई, भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा जारी किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रमाण पत्र कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा, भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा जारी किया जाएगा। या लिखा गया है कि ये संस्था यदि किसी और संस्था को अथॉरिटी दे देती है तो उस संस्था के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक तो केवल एक यही संस्था है। ये तो हमारे पास नियम बना दिए गए थे, लेकिन इन नियमों को मार्च 2021 के अंदर बनाया गया था और इन नियमों का विरोध हुआ भी उन कंपनियों के द्वारा जो ड्रोन उड़ाती हैं। विरोध करने के क्या रीजन थे, उन्होंने इस नियम के अंदर कुछ कमियां बताई। क्या कमियां बताई, पहला तो ये बताया कि इन्होंने कि इस अधिनियम को बनाने के अंदर जो परमिशन लेनी पड़ती है उसके अंदर कागजी कार्यवाही बहुत है। ऑनलाइन परमिशन का प्रावधान नहीं था, तो क्या कहा उन्होंने, कागजी कार्यवाही बहुत है, तो हम तो यार कागजी कार्यवाही के अंदर फंस के रह जाएंगे। दूसरा, यदि आप बड़ा ड्रोन उड़ाते हो, देखो केवल 2 किलो तक का ड्रोन उड़ाती हो तो आपको छूट है, लेकिन यदि बड़ी कंपनियां ड्रोन उड़ाती है तो बड़े ड्रोन भी उड़ाती होंगी, सामान की आवाजाही के लिए भी ड्रोन भी उड़ाती होंगी। तो उन्होंने कहा यदि हम बड़े ड्रोन उड़ाते हैं तो हमें प्रत्येक उड़ान के लिए कई अनुमतियां
लेनी पड़ती है। ये भी हमारे लिए क्या है भाई, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और तीसरा जो फ्री जोन बताया गया है, ग्रीन जोन जो है, उनकी उपलब्धता बहुत ही कम बताई गई थी, बहुत ही कम एरिया ऐसे थे जिनको ग्रीन जोन घोषित किया गया था। तो इन सभी कमियों की वजह से इस नियम की क्या होती है भी, आलोचना होती है। और जो हमारा उड़ान मंत्रालय है वो बहुत ही जल्द समझ जाता है कि इन नियमों की आलोचना हो रही है, तो हमें नियम के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। और परिवर्तन करने के लिए जस्ट हमें 5-6 महीने के बाद अगस्त 2021 के अंदर उसी मंत्रालय के द्वारा फिर से नई गाइडलाइन जारी की जाती है, नए नियम बनाए जाते हैं, जिसको बोला गया उदारीकृत ड्रोन नियमावली। मतलब पहले जो सख्त थे हम, अब थोड़े और क्या हो रहे हैं भाई, उदार हो रहे हैं। उदारीकृत ड्रोन नियमावली कब बनाई गई है भाई, अगस्त 2021 के अंदर बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? जो ड्रोन नियमावली हमारे पास मार्च 2021 के अंदर कब आई थी भाई, मार्च 2021 के अंदर आई थी, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है भाई, इसमें पहला तो प्रावधान किया गया है भी, आवेदन की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया। दिक्कत यही थी कि हम क्या करते रहते हैं भी, कागजी कार्य में फंसे रहते हैं, हमें कई बार आवेदन करने पड़ते हैं। तो इन्होंने कह दिया भाई, आप आवेदन की प्रणाली क्या कर दी भाई, आपके लिए आसान बना दी गई है। और यहाँ पर क्या होने लगा है भाई, अब आपको पर्सनल आवेदन नहीं करना पड़ेगा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आवेदन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा भी या इंटरनेट के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। दूसरा दिक्कत थी कि भाई हमें एक ही उड़ान के लिए कई आवेदन करने पड़ते हैं, कई अनुमतियां लेनी पड़ती है। अब कह दिया कि आपको कई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, एक उड़ान के लिए आपको एक ही अनुमति लेनी पड़ेगी। और हो सकता है आपको एक बार अनुमति दे दी जाए तो आपको कई सारी उड़ानों के लिए एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए आपको अनुमति दे दी जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा जो दिक्कत थी कि ग्रीन जोन बहुत कम थी, उस दिक्कत को भी दूर कर दिया गया। ग्रीन जोन तथा येलो जोन दोनों की संख्या को ही बढ़ा दिया गया है। चौथा जो किया गया है, जो पिछली हमारे पास नियम थी उसके अंदर था कि एक ड्रोन से 300 किलो से ज्यादा के भार को कैरी नहीं किया जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन अब जो 300 किलोग्राम की जो संख्या थी, जो लिमिट थी हमारे पास, भार लिमिट थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया भाई, 500 किलोग्राम। अब 500 किलोग्राम तक के भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है ड्रोन के द्वारा। अगला क्या है भाई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक काउंसिल की स्थापना की गई है जिसका नाम क्या है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वही काउंसिल है जो प्रमाण पत्र देती थी, जिसका हिंदी में क्या नाम है भाई, गुणवत्ता परिषद। जो अखिल भारतीय गुणवत्ता परिषद है वो पहले केवल प्रमाण पत्र ही देती थी कि आप ड्रोन उड़ाने लायक हो या नहीं हो, लेकिन अब ये एक काम और करेगी। ये क्या काम करेगी भाई, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी देगी, ट्रेनिंग भी देगी। अब इस संस्था के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यदि ड्रोन उड़ाने की कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो इस संस्था के द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन लास्ट के अंदर थोड़े कड़े प्रावधान किए गए हैं कि यदि आप नियमों का उल्लंघन करते हो तो आपको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो मार्च वाले हमारे अधिनियम थे ना, उसके अंदर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। जुर्माने को भी यहाँ पे क्या किया गया भाई, कम किया गया है। तो इसको हमने क्या नाम दिया है, उदारीकृत ड्रोन नियमावली। हम थोड़े उदार हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं थोड़े ड्रोन को उड़ाने के नियमों के बारे में, क्योंकि भाई हम जानते हैं आगे आने वाला जमाना जो है ड्रोन का ही जमाना है, मानव रहित विमानों का जमाना है, इसलिए हमें नियम बनाने की जरूरत थी। अगला जो हमारे पास बिंदु है वो है बाल विवाह का पंजीकरण। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक हो सकता है और हो सकता है इससे आपके क्वेश्चन बने, प्री के अंदर क्वेश्चन बने, हो सकता है, उम्मीद की जा सकती है। प्री में यदि क्वेश्चन नहीं बना तो आपके मेन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% मैं श्योर हूं कि मेन एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम के जीएस पेपर के अंदर भी बन सकता है, और यदि मेन एग्जाम के जीएस पेपर में क्वेश्चन नहीं बना तो आपके ऐसे राइटिंग के अंदर एक टॉपिक आपको बाल विवाह से संबंधित आपको देखने को मिल सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि बाल विवाह हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर कैसे आ गया। तो राजस्थान सरकार ने 2021 के अंदर एक अधिनियम पेश किया था जिसका नाम था राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2019। राजस्थान में पहले से ही अधिनियम था कि राजस्थान के अंदर जो भी विवाह होते हैं उनका आपने क्या करना है भाई, अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। और संशोधन क्यों किया गया है, हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था भाई, निर्णय था अश्विनी कुमार
सीमा बनाओ अश्विनी कुमार, ये हमारे पास एक मामला था और इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को ये चाहिए कि आपके राज्य के अंदर जितने भी विवाह होते हैं उन सभी तरह के विवाहों का आप क्या करवाओ भाई, पंजीयन करवाओ। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए, इसी निर्देश को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने क्या बनाया था भाई, नियम बनाया है या संशोधन किया है। अभी संशोधन के मुख्य बिंदु क्या है भाई, संशोधन के मुख्य बिंदु पहला तो ये है कि जितने भी तरह के विवाह होंगे सभी तरह के विवाह की बात की गई है भाई, सभी तरह के विवाह का पंजीयन करवाना जरूरी है। और कितने दिन के अंदर अंदर पंजीयन करवाना जरूरी है भाई, विवाह के 30 दिन के भीतर, विवाह के 1 महीने के अंदर अंदर आपको पंजीयन करवाना ही पड़ेगा। दूसरा इसमें प्रावधान क्या है भाई, आप पंजीयन ऐसे स्थान पे करवा सकते हो, देखो वो सभी तो लिखा हुआ है पहले से ही कि जहां पर आपका पति रहता है या जहां पर आप शादी के बाद रहने वाले हो या जहां पर आपकी शादी हुई थी, उन सभी स्थानों पे पंजीयन करवाया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि ऐसे स्थान पर भी पंजीयन करवाया जा सकता है जहां पर दोनों पक्षकार पिछले 30 दिनों से रह रहे हो। यदि पति पत्नी पिछले 30 दिनों से कहीं पर भी रह रहे हैं, किसी इंडिविजुअल प्लेस के ऊपर रह रहे हैं, तो वहां पर भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, शादी के भीतर, शादी के 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करवाना पड़ेगा भाई, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। चौथी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वयस्क दूल्हा या दुल्हन है, यदि आपकी शादी हुई है, आप अडल्ट हो, वयस्क का मतलब है लड़का कितने साल का भाई, लड़का 21 साल का है और लड़की कितनी साल की, 18 साल की है, तो इसको वयस्क माना गया है हमारे विवाह अधिनियम के तहत। हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर लड़की की उम्र को भी 21 साल कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारी लोकसभा का जो इस बार का सेशन था, जो मानसून सत्र था, मानसून सत्र के अंदर लड़की की उम्र को 21 साल करने के लिए प्रावधान लाया गया था, लेकिन उस प्रावधान को पास नहीं किया गया। जो संसदीय समितियां होती है उनके पास विचारण के लिए भेज दिया गया है। तो हो सकता है आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें लड़के तथा लड़की दोनों की विवाह योग्य उम्र 21 साल की मिले, लेकिन अभी तक विवाह योग्य उम्र लड़के की 21 साल है और लड़की की क्या है भाई, 18 साल है। तो यदि जो शादी हुई है, शादी के टाइम दूल्हा तथा दुल्हन दोनों वयस्क हैं, तो उनको खुद स्वयं जाके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है और जो चर्चा के अंदर है वो केवल इसी एक पॉइंट की वजह से है कि यदि बाल विवाह हुआ है तो बाल विवाह की स्थिति के अंदर माता पिता या उनके अभिभावकों के द्वारा एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सारी जड़ जो है ना, हम जो पढ़ रहे हैं, दिक्कत केवल इसी एक पॉइंट के अंदर है। दिक्कत क्यों है अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं पंजीयन किसके पास करवाया जा सकता है। पंजीयन के लिए हमारे पास अलग अलग अधिकारी होते हैं। जिला के अंदर जिला विवाह पंजीयन अधिकारी होता है या अतिरिक्त जिला विवाह पंजीयन अधिकारी होता है। खंड स्तर के ऊपर हमारे पास खंड पंजीयन अधिकारी होता है। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर भी हमारे पास ग्राम पंजीयन अधिकारी भी होता है। उनके पास क्या करवाया जा सकता है, पंजीयन करवाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बाल विवाह किसे कहते हैं। बाल विवाह किसे कहते हैं? बाल विवाह का मतलब है कि जब विवाह हुआ है ना, उस टाइम दोनों में से कोई भी एक यदि नाबालिग है, चाहे लड़का नाबालिग हो, चाहे लड़की नाबालिग हो, चाहे दोनों ही नाबालिग हो। जरूरी नहीं कि दोनों नाबालिग है तभी, अगर दोनों में से एक भी नाबालिग है ना, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, बाल विवाह कहेंगे। यदि दोनों में से एक ही नाबालिग है या दोनों ही नाबालिग है, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा भाई, ये क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। तो मुद्दा हमारे पास क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, चर्चा के अंदर ये क्यों आ गया, हाईलाइट क्यों हो गया। राजस्थान सरकार का एक्ट है, फिर भी हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। देखो तो चर्चा में क्यों है, ये हाईलाइट क्यों है। हाईलाइट इसलिए है कि भारत में भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, और इस अधिनियम के द्वारा बाल विवाह को क्या घोषित किया गया है भाई, निषिद्ध घोषित किया गया है। बाल विवाह जो है एक हिसाब से बाल विवाह को रोका गया है। अपराध तो नहीं है बाल विवाह, लेकिन बाल विवाह को रोका गया है। और बाल विवाह करने पर जो जिला कलेक्टर है उसको अधिकार दिए गए हैं कि उनके खिलाफ क्या किया जा सकता है भी, एक्शन लिया जा सकता है, तथा साथ ही साथ बाल विवाह को रुकवाया भी जाता है। यदि बाल विवाह की अग्रिम सूचना मिल जाती है तो बाल विवाह को रुकवा दिया जाता है, बाल विवाह नहीं होने दिया जाता। आप जानते हो, आपने अड़ोस पड़ोस के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर यदा कदा ऐसी खबरें आपने सुनी होंगी। तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है वो तो कहता है कि बाल विवाह करवाना ही नहीं है, बाल विवाह को रुकवाना है। लेकिन राजस्थान सरकार क्या कह रही है भी, राजस्थान सरकार कह रही है यदि बाल विवाह आपने कर लिया है तो आप क्या करो भाई, रजिस्ट्रेशन कराओ। एक बात ध्यान रखना,
आरोप लगाया गया है लोगों के द्वारा राजस्थान सरकार के ऊपर कि राजस्थान सरकार बाल विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित कर रही है। लेकिन राजस्थान सरकार क्या कहती है कि ये जो हमारा अधिनियम है ना, इस अधिनियम के अंदर बाल विवाह को रोका गया है, बाल विवाह करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि बाल विवाह शून्य होगा। बाल विवाह को शून्य नहीं माना गया है, बाल विवाह को माना गया है शून्य करणीय। क्या माना गया है भाई? बाल विवाह को शून्य करणीय माना गया है। शून्य करणीय का मतलब होता है कि यदि लड़का तथा लड़की जब बालिग हो जाएंगे और उनकी यदि इच्छा होगी कि विवाह को कंटिन्यू रखना है तो रख लेंगे, कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, शादी तो उनकी हो चुकी है। और यदि उनमें से किसी भी एक की इच्छा होगी कि नहीं भाई, जब शादी हुई थी तब हमें समझ नहीं थी, अब हम बालिग हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि इस विवाह को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उस विवाह को खत्म कर दिया जाएगा, तलाक लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? शून्य करणीय विवाह कहा जाता है। तो एक हिसाब से राजस्थान सरकार का यह कहना था कि बाल विवाह तो हो ही रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बाल विवाह रुके, वो हमारी अलग बात है, कि बाल विवाह हो ही रहे हैं, लेकिन कानून के डर से बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता, पंजीयन नहीं करवाया जाता। इस वजह से पंजीयन से बहुत से लोग वंचित रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कितने लोगों ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि जितने भी विवाह हो रहे हैं, आपके यहाँ किसी भी तरह के विवाह हो रहे हैं, आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो हमने तो उस गाइडलाइन का पालन किया है, इसलिए हमने क्या किया भी, बाल विवाह के पंजीयन को आवश्यक माना है। अब बाल विवाह के लिए पंजीयन करवाने के लिए आपके पास कोई आता है, पंजीयन अधिकारी के पास कोई आता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है कि वो उसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि एक्शन तो लिया जा सकता है इस अधिनियम के तहत, तो एक्शन लेने का अधिकार भी है तथा साथ ही साथ उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने का अधिकार भी दे दिया गया है। और राजस्थान सरकार ने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का अधिकार क्यों दिया है? क्यों? थोड़े से यदि आंकड़ों पे यदि हम चर्चा करें तो बाल विवाह में राजस्थान के अभी प्रथम नंबर पे है। आप जानते हो हमारे यहाँ पर एक आखा तीज, या जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, अक्षय तृतीया, इस दिन हमारे यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर राजस्थान के अंदर बाल विवाह करवाए जाते हैं। तो बाल विवाह के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे है और आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान के अंदर 8.6% लड़कों के तथा 8.3% लड़कियों के क्या होते हैं भाई, बाल विवाह होते हैं। इसलिए इतने ज्यादा बाल विवाह होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन से वंचित रह जाते हैं, और रजिस्ट्रेशन से यदि आप वंचित रह जाते हो तो आपको बहुत सी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस वजह से राजस्थान सरकार ने कह दिया बाल विवाह को रोको, लेकिन साथ ही साथ यदि बाल विवाह कर लिया गया है तो उनके ऊपर एक्शन भी लो और उनके विवाह का क्या करवाओ भाई, रजिस्ट्रेशन भी करवाओ। इसका मतलब ये कतई नहीं हुआ कि राजस्थान सरकार ने बाल विवाह को कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया, कानूनी रूप से वैध घोषित नहीं किया गया है। तो ये हमारे पास अधिनियम था। देखो मैंने फिर भी कहा है आपको, यदि प्री के अंदर क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं आया तो आपको ऐसे राइटिंग के लिए एक ऐसे तैयार रखना चाहिए, पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा बाल विवाह कुरीति के बारे में, ये मेरा ऐसा मानना है। अब हम चलते हैं अगले अधिनियम की तरफ, भारत में निगरानी कानून और गोपनीयता। आप जानते हो हाल ही के अंदर एक मामला बहुत ही ज्यादा उठा था भारतीय की संसद के अंदर, पेगासस, है ना, पेगासस जासूसी, पेगासस नामक नहीं नामक है भाई, पेगासस नामक जासूसी वायरस का एक मामला बहुत ही जोर शोर से उठाया गया था। पेगासस एक जासूसी वायरस है और ये माना गया था, ऐसी रिपोर्ट आई थी कि भारत के अंदर 300 लोगों को, लगभग 300 लोगों के मोबाइलों को टारगेट किया गया था और उनकी मोबाइलों की जासूसी करने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि इसके अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष का नाम भी शामिल था, एक हमारे पास चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो चुके हैं उनका नाम भी शामिल था, उनके ऊपर किसी ने एलिगेशन लगाई थी उसका नाम भी शामिल था, यहाँ तक कि बहुत से पत्रकारों के नाम भी शामिल थे, बहुत सी कंपनियों के महानिदेशकों के नाम भी शामिल थे और बहुत अच्छे अच्छे उद्योगपतियों के नाम भी शामिल थे। इन लोगों की जासूसी करवाई गई थी और हमारी संसद का एक पूरा सेशन इस जासूसी कांड के ऊपर क्या हुआ था, विस्वा हो गया था। विपक्ष चाहता था इसके ऊपर चर्चा करना, लेकिन सरकार चाहती थी कि हम चर्चा नहीं करें। हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे विपक्ष वाले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हवाला दे दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं कहा था। तो जब भारत की अंदर इस तरह की जासूसी करवाई गई तो हमारे सामने मामला उठता है कि जासूसी करवाई जाती है, फोन टेपिंग करवाई जाती है, तो कौन करवा सकता है? भारत के अंदर कौन कौन से कानून है जिसके तहत लीगल रूप से टेपिंग करवाई जाती है, जासूसी करवाई जा सकती है, और किस तरीके से अलीगल तरीके से जासूसी करवाई जाती है? यदि अलीगल तरीके से करवाई भी, अगर आपने इनलीगल तरीके से जासूसी करवा रहे हो तो भी अपराध है, लेकिन यदि आप लीगल तरीके से करवा रहे हो तो अपराध नहीं है, लीगल तरीके से जासूसी करवाई जा सकती है। तो
मुद्दा उठता है कि भारत के अंदर लीगल तरीके से जासूसी करवाने वाले कानून जो है वो कौन कौन से हैं। तो भारत में 2 ऐसे कानून हैं जो कहते हैं कि आप जासूसी कर सकते हो, ये सरकार को अधिकार देते हैं। पहला कानून हमारे पास है टेलीग्राफ अधिनियम 1885। टेलीग्राफ अधिनियम किसके बारे में बात करता है भाई? ये बात करता है यदि आपको फोन कॉल को रिकॉर्ड करवाना है, कॉल टेपिंग हम मामला हमेशा पढ़ते हैं ना, मोबाइल टेप पर कर दिया गया है, तो यदि फोन कॉल को टेप करवाना है तो उसके लिए परमिशन कौन देता है भाई? टेलीग्राफ अधिनियम 1885 परमिशन देता है। और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी करवानी है, जैसे आजकल चल रहा है व्हाट्सएप के ऊपर चैटिंग की जाती है, वीडियो कॉल की जाती है, ऑडियो कॉल की जाती है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर या ईमेल, इसकी यदि निगरानी करनी है तो हमारे पास अधिनियम कौन सा बना हुआ है भाई? आईटी अधिनियम 2000 बना हुआ है, इसके तहत निगरानी की जाती है। लेकिन ये जो निगरानी है, हालांकि बहुत सी सरकारें निगरानी करती हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला आया था, मामले का नाम था पब्लिक यूनियन फॉर लिबर्टी वर्सेज भारत संघ। इंपोर्टेंट मामला है भाई। इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1996 के अंदर मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि बहुत सी सरकारें ऐसा करती हैं कि जासूसियां करवाती हैं बहुत से लोगों की, लेकिन हमारा ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये माना था कि हमारा ये मानना है कि यदि आप किसी व्यक्ति की टेपिंग करवाते हो तो ये उसकी निजता पर गंभीर आक्रमण है। और हम जानते हैं कि निजता का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 के तहत हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे आप करवाओ, लेकिन निजता के अधिकार की रक्षा की जानी आवश्यक है। आपको चाहिए कि सरकारों को कि किसी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी जो है उसकी क्या करे भाई? रक्षा करे। फिर भी हम देखते हैं धड़ल्ले से इनका क्या किया जाता है भाई? उपयोग किया जाता है, इसे अधिनियमों का टेपिंग करवाई जाती है टाइम टू टाइम। तो मैंने 2 अधिनियम आपको बताए। पहला बताया था यदि आपने कॉल को रिकॉर्ड करवाना है किसी की तो टेलीग्राफ अधिनियम का आप उपयोग करोगे, और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के द्वारा रिकॉर्डिंग करनी है तो आईटी अधिनियम का उपयोग करोगे। टेलीग्राफ अधिनियम के अंदर मुख्य क्या प्रावधान किए गए हैं तथा आईटी अधिनियम के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा ना कि आपको निजता के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 गाइडलाइन जारी की थी। क्या कहा था? पहला तो ये कहा था कि यदि रिकॉर्डिंग करवानी है तो गृह मंत्रालय के अंदर सचिव होना चाहिए, कम से कम सचिव होना चाहिए। उसने यदि परमिशन दी है, उसकी अनुमति के बाद ही निगरानी करवाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी इच्छा से निगरानी करवा ले। यदि सरकार ने किसी की टेपिंग करवानी है फोन की तो कम से कम गृह मंत्रालय के अंदर सचिव पद का कोई अधिकारी होगा, यदि वो अनुमति देगा तभी क्या करवाई जा सकती है? टेपिंग करवाई जा सकती है। ऐसा ही राज्य सरकारों के लिए है कि राज्य गृह मंत्रालय के अंदर कोई सचिव पद का अधिकारी होगा तो वो यदि परमिशन देता है तभी टेपिंग करवाई जा सकती है, अदरवाइज फोन टेपिंग नहीं करवाई जा सकती। और दूसरा, जो फोन टेपिंग करवाई जा सकती है वो केवल और केवल सार्वजनिक सुरक्षा के मामले के अंदर या सार्वजनिक आपात के मामले में ही करवाई जा सकती है, अन्य किसी मामले के अंदर नहीं करवाई जा सकती। इस बात का खतरा हो कि आप जो हमारे पास सिक्योरिटी है उसको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, तभी क्या करवाई जा सकती है? अभी आपकी फोन टेपिंग करवाई जा सकती है। आगे परिस्थितियां लिखी गई हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों को ऐसा माना गया है कि जब सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होगा या सार्वजनिक आपात को माना गया है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? 4 परिस्थितियां लिखी गई हैं कि इन 4 परिस्थितियों के अंदर हम टेपिंग करवा सकते हैं। पहली, जहां कहीं भी भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को खतरा हो। ऐसा कोई भी आप काम करते हो जिससे भारत की एकता तथा अखंडता को खतरा हो तो आपके फोन की टेपिंग करवाई जा सकती है। दूसरा, राष्ट्र की सुरक्षा। यदि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे इंडिया की जो डिफेंस है, भारत की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है, उसको यदि खतरा पैदा होता है तो टेपिंग करवाई जा सकती है। तीसरा क्या है भाई? विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। यदि आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे हमारे मित्र राष्ट्रों के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो चेंज हो सकते हैं, खटास के अंदर हमारे रिश्ते पड़ सकते हैं, तो भी आपके मोबाइल की टेपिंग करवाई जा सकती है। और चौथा, किसी अपराध को करने से उकसाने से रोकना। यदि ऐसा लगता है कि आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई अपराध करने के लिए उकसा रहे हो जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को क्या होता है भाई? खतरा पैदा हो सकता है, तो भी आपके फोन की टेपिंग करवाई जा सकती है। इन 4 परिस्थितियों का हवाला देके फोन की टेपिंग करवाई जा सकती है। लेकिन एक खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कानून के तहत पत्रकारों के मोबाइल की टेपिंग नहीं करवाई जा सकती। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी पत्रकार के मोबाइल की टेपिंग आप नहीं करवा सकते हो। टेलीग्राफ अधिनियम 1885 ये प्रावधान करता है।
लेकिन जो पेगासस के अंदर हमने देखा था बहुत से पत्रकारों की भी टेपिंग करवाई गई थी, इसलिए मामला बहुत ज्यादा प्रकाश के अंदर आया गया था। दूसरा हमारे पास ये तो है कि यदि आपने फोन की टेपिंग करवानी है तो टेलीग्राफ अधिनियम है, और यदि फोन के अलावा यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम की यदि आप टेपिंग करवाना चाहते हो तो हमारे पास आईटी अधिनियम की धारा नंबर 59, आईटी अधिनियम की जो सेक्शन 69 है वो कहता है कि जो भी संचार माध्यम है उनकी आप क्या कर सकते हो, भी निगरानी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर दायरा बहुत बड़ा दिया गया है, बेस केवल एक बताया गया है कि यदि आपको लगता है कि किसी भी तरह का अपराध हुआ है और अपराध की जांच करनी है आपने, तो अपराध की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम की आप क्या कर सकते हो, भाई टेपिंग कर सकते हो। इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा ना कि आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वो सरकार की निगरानी के अंदर है, तो किसी भी तरह का अपराध हो उससे पहले ही क्या की जा रही है, निगरानी की जा रही है। तो हमारे जो आईटी या सोशल मीडिया अकाउंट है वो बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं होते हैं, उनकी निगरानी सरकार के द्वारा की जाती है। केवल हवाला क्या किया जाता है, भाई हम तो जांच कर रहे हैं भी अपराध नहीं हो जाए, लेकिन जो मोबाइल की टेपिंग है उसके लिए हमें आज भी क्या है, भी थोड़ी सी सुरक्षा है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है और सरकारों को चाहिए कि वो टेपिंग के मामले के अंदर सख्त नियम बनाए। अगले हम अधिनियम की तरफ जाते हैं। अगला अधिनियम हमारे पास है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल तथा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2021। देखो ये भी संशोधन किया गया है भाई हमारे पास वास्तव में अधिनियम 2015 के अंदर। यदि किशोर न्याय अधिनियम की बात करता हूं तो पहला अधिनियम हमारे पास 2000 के अंदर आया था और 2000 के अधिनियम को संशोधन करके चेंज करके 2015 के अंदर नया अधिनियम लेके आए थे, और 2015 के अधिनियम के अंदर भी संशोधन किया गया है। 2021 के अंदर संशोधन कर दिया गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ, हो सकता है 2022 के अंदर इसको लागू भी कर दिया जाए। तो इसमें जो 2-3 बातें ध्यान देने योग्य हैं भी क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। जो पहला जो चेंज किया गया है, यदि मैं 2015 के अधिनियम की बात करूं ना तो इस अधिनियम के अंदर किशोरों के द्वारा जो 18 साल से कम है या 16 साल से कम है उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है उनको 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। पहला जो है उन अपराधों को माना गया है तुच्छ अपराध या छोटे अपराध। कौन से अपराध भाई? छोटे अपराध। दूसरा जो अपराध है उनको माना गया है गंभीर अपराध, और तीसरे जो अपराध है उनको माना गया है कौन से अपराध भाई? जघन्य अपराध। तो 3 तरह के अपराध है, छोटे अपराध, गंभीर अपराध और जघन्य अपराध। ये 2015 को जो संशोधन है उसके तहत ये प्रावधान है। लेकिन 2019 में क्या किया गया है, जो जघन्य अपराध है उसको तो काट दिया गया है और हमारे पास अब 2 ही अपराध रखे हैं, पहला छोटे अपराध और दूसरा कौन सा भाई? गंभीर अपराध। तो गंभीर अपराध की परिभाषा की हम बात करते हैं तो उसमें चेंज किया गया है। पहले जो परिभाषा थी वो था कि यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा का प्रावधान है तो उसे हम कहते थे गंभीर अपराध। लेकिन अब क्या कह दिया गया, ऐसा अपराध जिसके अंदर 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है उसे हम क्या कहेंगे भाई? गंभीर अपराध। पहले ये अपराध जघन्य अपराध के अंदर आते थे, लेकिन अब 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध कौन से होंगे भाई? गंभीर अपराध होंगे। दूसरा क्या किया गया है, अपराध की प्रकृति में चेंज किया गया है। अपराध की हमारे पास प्रकृतियां होती है, संज्ञेय अपराध। कौन कौन सी प्रकृतियां होती है अपराध की? एक होता है संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिनके अंदर बिना वारंट के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, और इसके अपोजिट होते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध होते हैं जिनके अंदर यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो वारंट होगा तभी गिरफ्तार कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। एक हमारे पास होते हैं जमानतीय अपराध। जमानती अपराध कौन से होते हैं? ये वो अपराध होते हैं जिनके अंदर जमानत आपका अधिकार होता है, आप अधिकार स्वरूप जमानत की मांग कर सकते हो। और दूसरे हमारे पास होते हैं अजमानतीय अपराध। अजमानतीय कह दो या गैर जमानतीय कह दो, एक ही बात है। अजमानतीय अपराध वो होते हैं ऐसे अपराध जिनके अंदर जमानत आपका अधिकार नहीं है। जमानत आपको देनी है या नहीं देनी है ये डिपेंड करता है कोर्ट के विवेक के ऊपर। कोर्ट चाहे तो जमानत दे सकता है और कोर्ट चाहे तो जमानत नहीं दे। तो पहले की यदि बात करता हूं तो किशोरों के द्वारा जो अपराध किए गए थे ये अपराध हमारे पास संज्ञेय प्रकृति के होते थे और गैर जमानतीय होते थे। अर्थात पुलिस आप किशोर को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी तथा साथ ही साथ उसको क्या है भाई?
जमानत भी उसका अधिकार नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ केवल कौन से अपराध की भाई, गंभीर अपराध की। छोटे अपराधों के अंदर ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ऐसे अपराधों को असंज्ञेय कर दिया गया है तथा जमानतीय कर दिया गया है। अब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर पाएगी तथा साथ ही साथ जमानत अब आपका अधिकार है, आप अधिकार स्वरूप जमानत की मांग कर सकते हो। तीसरा क्या चेंज किया गया है भाई, गोद लेने का आदेश। गोद लेने के बारे में भी इसमें हमारे पास प्रावधान किए गए हैं। पहले ये प्रावधान होता था कि यदि कोई विदेशी माता पिता की बात कर रहा हूं, यदि कोई विदेशी माता पिता किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे तो उनको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, और पहले जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता था या ऑर्डर लेना पड़ता था वो ऑर्डर दिया जाता था हमारे सिविल जज के द्वारा, सिविल न्यायाधीश के द्वारा। लेकिन अब जो ये ऑर्डर देने का अधिकार किसको दे दिया गया है भाई, जिला मजिस्ट्रेट को या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को, मतलब न्यायालय से ये काम हटा के कार्यपालिका को दे दिया गया है। अब जो गोद लेने का सर्टिफिकेट जारी करेगा वो कौन करेगा भाई, जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट। इस सर्टिफिकेट के अंदर देखा जाता है कि जो माता पिता गोद लेना चाहते हैं क्या वो गोद लेने के लायक है या नहीं है। यदि गोद लेने के लायक हैं तो आदेश जारी किया जाता है कि इनको गोद दे दिया जाए बच्चा, और यदि गोद लेने के लायक नहीं है तो ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाता। जिला मजिस्ट्रेट की बात आई है तो जिला मजिस्ट्रेट को कुछ और काम भी दिए गए हैं भाई। जो ये हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम है ना, इसके अंदर हमारे पास बाल संरक्षण इकाई बनाई गई थी, बाल कल्याण समितियां बनाई गई थी, और हर राज्यों को ये आदेश दिए गए थे कि आप ऐसी समितियां बनाओ ताकि जिन बच्चों ने अपराध किए हैं उनको जेल के अंदर नहीं रख के बाल सुधार कारागृह ऐसे हैं यहाँ पर रखा जाए। तो हाल ही के अंदर एक संगठन था हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में काम करने वाला संगठन था, उसने क्या इन जितने भी हमारे पास राज्य थे सभी राज्यों की समितियों का या इन संगठनों का दौरा किया था। और जब उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने पाया कि ये जो बाल सुधार गृह हैं इनकी जो हालात है बहुत ही खस्ता है। इनके अंदर यहाँ तक कि टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है, उनको रहने के लिए अच्छे जो बिस्तर होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, उनकी व्यवस्था नहीं है, अच्छे खाने की व्यवस्था नहीं है, अच्छे पानी की व्यवस्था नहीं है, या जो बेसिक जरूरतें होनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था। तो इसी वजह से क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिला मजिस्ट्रेट को कुछ और काम भी दे दिए हैं। तो आपने क्या काम करना है, पहला काम आपने ये करना है कि जिला बाल संरक्षण इकाई जो है उसके ऊपर आपने निगरानी रखनी है कि वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। साथ ही साथ आपने जो बाल कल्याण समिति है, बाल कल्याण समिति के काम की हर 3 महीने के अंदर त्रैमासिक समीक्षा करनी है। हर 3 महीने के अंदर आपको समीक्षा करनी है कि बाल कल्याण समिति ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और ये काम किसको सौंपा गया है भाई, जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। तो आज हम आधे एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। काफी टाइम हो चुका है, हमारी क्लास लगभग 50 मिनट की हो गई है। कुछ एक एक्ट हमारे बचते हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारी वीडियो को लाइक करना तथा साथ ही उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए करंट अफेयर की तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।